अन्नदाता, एक राष्ट्र निर्माता। अरे उस्ताद, तुमने किससे सुना? तुम तो दिन भर लोहे पे हथौड़ा ही मारते रहते हो। गांव में क्या क्या हो रहा है तुम्हें कुछ अंदाजा भी है? अच्छा, तो ये बात है। बुआ जी, बुआ जी, अस्सलाम वालेकुम बुआ जी। वालेकुम अस्सलाम भैया। कहाँ से आ रही हैं बुआ जी? बस यहाँ तक काम से गई थी। तालीम घर के काम से? अब तुम तंज कर रहे हो या मुखबरी कर रहे हो हमारी? बुरा मान गई आप बुआ जी, खुदा की कसम मैंने तो यूं ही पूछ लिया। बुरा नहीं मान गई मैं। अब क्या किया जाए, सच तो ये भी है कि इंसान अपनी आदत से मजबूर होता है। अब तुम्हारा काम है हर आने जाने वाले पर नजर रखना और चौधरी तक वो खबर पहुंचाना। क्या किया जाए? आप तो वाकई में गुस्सा हो रही हैं बुआ जी। मैंने तो एक जरूरी बात करने के लिए आपको रोका था, इसलिए वहाँ से उठ खड़ा हुआ। आप तो गुस्सा कर गई बुआ जी। अरे नहीं गुस्सा कर गई, बोलो क्या बात है? बुआ जी, कसम से हमारे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है और उस जन्नत नसीब अली बख्श के घराने के लिए भी। मालूम है हमें। तो हवा कुछ साफ नहीं दिख रही है बुआ जी। क्या मतलब? मतलब ये कि अली बख्श की बेटी मेहरू हमारी भी बेटी है, मतलब कमसिन है, नादान है। साफ साफ कहो क्या कहना चाहते हो तुम? बुआ जी, 10 गांव के लोग जानते हैं कि अशरफिक किस किस्म का लड़का है। वो और मेहरू आजकल वो दोनों कुछ ज्यादा ही साफ दिखाई दे रहे हैं। खबरदार, खबरदार जो इससे आके एक लफ्ज भी कहा 100 जूते मारूंगी यहीं पे खड़े खड़े। बदजात कहेगा, कमीना। हवा कुछ साफ नहीं दिख रही है बुआ जी। 10 गांव के लोग जानते हैं कि अशरफिक किस किस्म का लड़का है। आजकल वो दोनों कुछ ज्यादा ही साफ दिखाई दे रहे हैं। आजकल वो दोनों कुछ ज्यादा ही साफ दिखाई दे रहे हैं। आजकल वो दोनों कुछ ज्यादा ही साफ दिखाई दे रहे हैं। मैं जानती हूँ आप ये सब क्यों कह रही हैं। मतलब ये कि गांव वालों ने अशरफी की एक गलत तस्वीर बना रखी है। उनकी नजरों में वो एक सरफिरा और शायद आवारा किस्म का इंसान है। लेकिन यकीन कीजिए बुआ जी, असल में वो इससे बहुत मुख्तलिफ है।
बल्कि दिल का बहुत ही सच्चा और नेक शख्स है। किसने कहा कि तुम एक बेहतर इंसान नहीं हो? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। छोड़ो, अरे मैं छोड़ो, अरे कुछ नहीं, अरे बस कुछ, अरे वो देखो, अरे नहीं, मैं बिल्कुल नहीं देने अरे वाली। एक बार देखने। छोड़ो। बुआ जी, अब आप ही समझाइए इसको। बुआ जी, आप ही समझाइए। देखिए ना कब से परेशान किया जा रहा है। अरे मैंने कब परेशान किया? झूठ बोल रही है बुआ जी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। देखिए ना बुआ जी, मैं कह रही हूँ कि मेरे एग्जाम्स हैं और ये कह रहा है कि वो क्या होता है। अब जरा आप ही समझाइए इसे। जी मैं तुमसे एक बात पूछूं? जी बुआ जी। तुम किसी खास काम से यहाँ आए हो? मेरा मतलब है, मैं वो खास वजह जान सकती हूँ क्या? अब समझा, अब समझा मैं बुआ जी। अशरफे को आप वैसा ही इंसान समझती है ना, जिसके बारे में सोचकर खुद मुझे अपने आप से भी बहुत घिन आती है। बुआ जी, एक बात बताऊं, मेहरू को मैं अपनी छोटी बहन समझता हूं, बल्कि छोटी बहन भी नहीं, मुझे तो लगता है कि जैसे हम जुड़वा हैं। मेहरू, क्या बात है? कुछ नहीं बुआ जी, कुछ भी तो नहीं। ए लाली, मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। सच सच बता, क्या बात है? कुछ नहीं बुआ जी, सच में कुछ भी नहीं। अशरफे ने कुछ कहा? नहीं बुआ जी, वो तो 3 दिन से यहाँ आया ही नहीं। तो फिर बता मुझे, बता क्या बात है? बुआ जी, कल से हम तालीम घर की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत सी लड़कियों ने नाम भी लिखवाया है। तो इधर मेरी भी पढ़ाई चल रही है। कैसे मुमकिन होगा ये सब? बात तो सही कह रही है मेहरू। मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि तालीम घर खोलकर हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। देख मेरू, मेरे लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी तुम्हारी पढ़ाई है, बस। खुद मेरे लिए भी है, लेकिन गांव की दूसरी लड़कियां, उनके ख्वाब, उनकी तमन्नाएं। बुआ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
आइए आइए, बैठिए। बुआ जी, ये हैं मास्टर अजीजुद्दीन साहब, नूराबाद में रहते हैं। कहिए, कैसे तशरीफ लाए आप? बुआ जी, मास्टर साहब को मैं यहाँ लेकर आया हूँ। कल से ये हमारे तालीम घर में पढ़ाएंगे। अरे, आप दोनों एक दूसरे को इस तरह इतनी हैरत से क्यों देख रहे हैं? बुआ जी, अजीजुद्दीन साहब बहुत अच्छे मास्टर हैं। अभी अभी रिटायर हुए हैं नूराबाद के सरकारी स्कूल से। वो तो ठीक है बेटे, मगर क्या बुआ जी? अब मेरू क्या अकेले पूरे तालीम घर को चलाएगी? अब अगर ये सबको पढ़ाती रहेगी तो खुद की पढ़ाई कैसे जारी रख पाएगी? मास्टर साहब, अब आप ही समझाइए ना इन्हें। अशरफ ठीक कह रहा है। इसने हमें सब कुछ समझा दिया तो हमें भी लगा कि इस बिटिया की पढ़ाई में कोई खलल नहीं होनी चाहिए, सो हमने अशरफे की पेशकश कबूल कर ली। वो तो ठीक है सर, मगर आप हमारे लिए। ओह, आप समझा। क्या है कि मास्टर साहब को हम पूरा मेहनताना दे रहे हैं, हालांकि इन्होंने कुछ भी लेने से साफ मना कर दिया। बेटा, आप जो नेक काम कर रहे हो ना, उसमें अगर मेरा ज़रा सा भी हिस्सा होना तो मैं अपने आप को खुशकिस्मतों में शुमार करूंगा। वाह मेरे भाई, तेरा भी क्या करम है। महकी महकी अपनी होगी प्यार की ये सरजमीन, हर तरफ जब खिल उठेगी इल्म की एक यास्मीन। आज के हम गुल सभी चमक कर बन गए हैं कहकशां, हमसे ही होगा हमारा ये चमन फिर से हसीन। जिंदगी की राह पे चलना पड़ेगा, जब खिल उठेगी इल्म की एक यास्मीन। अरे बुआ जी, लाइए। ये क्या है बुआ जी? क्या है? पीने के लिए पानी है और क्या है?
ये कहाँ से ले आई आप? कैसी बातें करती है? नदी से ले आई और कहाँ से लाती? पर आप उठाकर क्यों ले आई? मैं ले आती या किसी और लड़की को भेज देती। अरे मेहरू, अरे आज हमारे तालीम घर का ढंग से पहला दिन है, कर लेने देना आज काम मुझे। बुआ जी आप भी ना। मास्टर साहब ने लड़कियों को पढ़ाना शुरू कर दिया? हाँ क्यों? अब कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रही थी। बुआ जी कहो तो आपको भी कॉपी पेंसिल हाथ में पकड़वा दूं, क्यों मेरू? अशरफे मजाक उड़ा रहा है मेरा? अरे हिम्मत करूंगी ना तो इनसे 10 जमात आगे निकल जाऊंगी। हाँ सच कह रही हैं बुआ जी। मैं बुआ जी को अच्छी तरह से जानती हूँ। एक बार जो ये ठान लेती हैं फिर नहीं रुकती, फिर चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। अरे बेटी, अब तो मेरा एक ही ख्वाब है कि तू पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, यहाँ की सारी लड़कियों में तालीम का नूर फैले। तुम लोगों का कामयाब मुस्तकबिल देखकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे कि मैं एक नई और जगमगाती जिंदगी जी रही हूँ। बुआ जी दो दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। ये तो आपने रहा था, लेकिन मैंने थोड़ा इसका रिवीजन करवाया आपको। अब मैं आपसे पूछूंगा 2 चुके 8 कितना होता है? 2 चुके 8। आप बोलो 2 तियां 6। चलो सब लोग एक साथ बोलो 2 तियां 6। और 2 चुके 8। 2 चुके 2 पंजे शाबाश। हाँ तो क्या हाल चाल है अपने गांव के? चौधरी साहब ठीक ही है। अच्छा वो तालीम घर का काम कहाँ तक पहुँचा? पहुंचना कहाँ है चौधरी साहब, करेंगे कुछ दिन और खेल तमाशा और उसके बाद टाए फिस। चौधरी साहब रजा के काम मकान किराए पे ले रखा हूँ। कौन देगा वो किराया रजा को? अली बख्श की वो यतीम बेटी या वो बूढ़ी बुआ जी? कहाँ से लाएगी वो इतना पैसा? यही तो उन्होंने औखली में सिर दे दिया। चौधरी साहब कहते हैं कि अशरफे ने रजाके को पेशगी की रकम दी है, वो भी 1000 रुपए। हाँ। अच्छा जी, अरे लुच्चा है वो तो, करेगा दौड़ धूप 2-4 दिन। उसके पास कौन सा कानून का खजाना है? काम धंधा तो वो कोई करता नहीं, यहाँ इधर से उधर टोपियां घुमाएगा और फिर अरे आओ भाई, तुम्हारी ही कमी थी। क्यों चौधरी साहब, कोई खास बात है क्या? नहीं, ये मुंशी खान कह रहा था कि वो क्या कहते हैं, हाँ वो तालीम घर के बारे में तुम सबसे ज्यादा खबर रखते हो। मैं? वो कैसे? क्यों, तुम्हारी लाली ने भी तो वहां नाम लिखवाया है ना? अच्छा जी, गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं है उस्मान हजाम। हमारी लाली ने भी दाखला लिया है। अब गांव की दूसरी लड़कियों ने तो दाखला ले ही लिया, अब उसका भी मन ललचाया। क्यों, एक बार मशवरा नहीं ले सकता था चौधरी साहब से? मुंशी खान, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब सारे गांव की लालियां तालीम हासिल करेंगी तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो कुछ और ही फिक्र हो रही है। कैसी फिक्र चौधरी साहब? परेशानियां बढ़ जाएंगी गांव की और हम सब की। मतलब ये कि हमारी एक एक बेटी 10-10 मजदूरों के बराबर काम करती है, घर का चूल्हा चौका संभालती है, डंगरों को तो मुफ्त में बर्बाद नहीं हो रहा, थोड़ी बहुत आमदनी भी हो जाती है उनको। ऐसा होता है क्या कहीं चौधरी साहब?
अरे होता है, बिल्कुल होता है। सरकार वजीफा नहीं देती क्या? और फिर तुम्हें क्या लगता है ये तालीम घर जिस किसी के भी दिमाग की उपज है उसने क्या मुफ्त में खोला है? ना कोई फायदा इसमें जरूर है। बोलो बोलो। बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी। हाँ, मुझसे कुछ कह रही है? नहीं, अपने आप से कह रही हूँ, कब से पुकार रही हूँ। अरे बोलना क्या हुआ? बुआ जी, अशरफे ने एक तो मकान मालिक को 1000 रुपए दिए, 800 रुपए चौहान साहब को सामान लाने के लिए, और 150 रुपए कॉपी और पेंसिल के। 1800 प्लस आ गया 100 रुपए मान के चलते हैं तो हो गए 1900। और मास्टर साहब को तो कुछ नहीं दिया ना? नहीं, उनका तो मैंने पूछा था, उन्होंने बताया ही नहीं कुछ। अच्छा, आपने कितना खर्च किया? रहने दे तू, कुछ ना खर्च किया मैंने। हाँ। बुआ जी, मैंने कौन सा अपनी जेब से देना है, और दूंगी भी तो कहाँ से? लेकिन हमारे पास हिसाब किताब कुछ तो होना चाहिए ना कॉपी पे, इसलिए पूछ रही हूँ। अरे तो मैंने क्या खर्च किया? वो 40 रुपए और 50 रुपए और कस्बा जाने के किराया 65 रुपए, बस। और वो जो तालीम घर के लिए आप पानी का मटका लाई हैं वो? तौबा तौबा, तो पानी पीने के काम नहीं आएगा क्या वो? मेहरू, बेटा मेहरू। कौन है भैया? नाजरीन, हिंदुस्तानी सिनेमा के फलक पर एक ऐसा सितारा पूरी शिद्दत के साथ जगमगाया है जिसने बॉलीवुड को स्टारडम लफ्ज दिया। प्यार दीवाना होता है। जतिन खन्ना यानी काका यानी अग्नि राजेश खन्ना हिंदुस्तानी सिनेमा की दुनिया के सबसे पहले और सबसे बड़े सुपरस्टार थे। इस अदाकारा को फिल्म दीवार में अमिताभ बच्चन की मां का रोल ऑफर हुआ था, जिसे इन्होंने मना कर दिया था। वैजंती माला से जब यश चोपड़ा ने फिल्म दीवार में अमिताभ और शशि कपूर की मां का किरदार अदा करने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा था कि वो एक हीरोइन थी और इसी रूप में वो हमेशा याद की जाएंगी। बॉलीवुड की बातें, स्टार्स के किस्से और मीठी मीठी मौसीकी लेकर आ रहे हैं हम सितारों की जहां से। मुलाहिजा फरमाइए बरोज हफ्ता रात 9 बजे और बरोज इतवार दिन में 1 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। अहमदाबाद एक ऐतिहासिक नगरी थी जो आज आधुनिक शहर के रूप में जाना जाता है। कभी यहाँ मुस्लिम शासकों की हुकूमत हुआ करती थी। अहमदाबाद के दक्षिणी पश्चिम दिशा में आई 8 किलोमीटर दूर सरखेज रोजा और सरोवर आज सैलानियों के लिए आकर्षण बने हुए हैं। यहाँ हर समय
देशी विदेशी सैलानियों की भीड़ जमी रहती है। राजपूताना युग में सरखेज त्रिस्थल के नाम से प्रसिद्ध था। मुस्लिम समय में सरखेज की चाहो-चलाली अपनी चरम सीमा पर थी। व्यापार वाणिज्य का प्रमुख केंद्र भी सरखेज रोजा था। गुजरात का यह उपनगर बादशाह महमद बेगड़ा को अत्यंत प्रिय था। बेगड़ा ने ही यहाँ खूबसूरत तालाब और रोजा बनवाया था। मकबरे अक्सर जन्नत नशीन होने के बाद बनाए जाते थे। जब ही महमद बेगड़ा ने यहाँ अपना मकबरा जीते जी बनवाया था। संत शेख अहमद खटूगंज बख्श साहब, जो 111 साल की उम्र में जन्नत नशीन हुए थे, जिन्होंने अहमदाबाद को बसाने में एक अहम भूमिका अदा की थी। मोहम्मद बेगड़ा उनका मुरीद था। जब उनका मकबरा यहाँ बन रहा था, तभी मोहम्मद शाह ने अपना मकबरा बनाने का भी फैसला कर लिया था। उसने यहीं पर एक लंबा चौड़ा करीब 830 गुना 700 फीट का एक विशाल सरोवर भी बनवाया। इस तालाब के किनारे अमन और सुकून से खुदा की इबादत हो सके, इस मकसद से पीछे की तरफ बड़ा महल भी बनवाया। इस रोजे की खूबी उसकी नक्काशी है। हिंदू और मुस्लिम शैली का नक्काशी का ये अद्भुत संगम है। सरखेज का रोजा दीवारों तथा कब्रों पर अद्भुत संग तराशी है। रोजे की रोशन दानों से जब सूरज की किरणें फर्श पर पड़ती हैं, तो नक्काशी का बेनमून नजारा खड़ा होता है। वक्त मिलने पर बेगड़ा यहाँ आकर बैठते थे और अपने शागिर्दों को कहते थे कि मोहम्मद का ये आखिरी मकाम है। एक तरफ सुल्तान तथा बेगम के महल हैं। तालाब में उतरने की कलात्मक सीढ़ियों पे अलावा जानवरों तथा नावों को उतारने के लिए ढलाननुमा रास्ते भी बनाए हैं। 4 खंभों पर खड़ा यह गुंबज के तले बैठकर देखेंगे तो आंखों के सामने रोजे का खूबसूरत नजारा खड़ा होता है। यही खूबसूरती देश विदेश के सैलानियों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। कभी आप भी आइए इस सरखेज रोजा में। आईन ने आवाम को दिए हैं वो कौन कौन से बुनियादी हुकूक। राइट टू प्राइवेसी अगर आप वायलेट कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली आर्टिकल 21 वायलेट। क्या है हमारी जिम्मेदारियां? डिफेमेशन के लिए जरूरी है कि जो आप कह रही हैं वो कोई तीसरा सुन ले। इन सवालों के जवाब के लिए देखना ना भूलें हिंदुस्तानी आईन पर मबनी खास प्रोग्राम अपना मुल्क अपना आईन, सिर्फ डीडी उर्दू पर बरोज़े जुमा रात 8:30 बजे। How do you really feel that you as a parliamentarian have made a difference to India's democracy? इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एक बहुत ही मजबूत पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जहाँ पे आप एक दूसरे के खिलाफ बोलते भी हैं, एक दूसरे के खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन बावजूद इसके जब देश के हित का कोई मसला होता है तो साथ मिलकर सारे लोग काम करते हैं। बढ़ रहा है ये देश मेरा एक सुनहरे कल की ओर, थामे हैं हम सब इसकी विकास की डोर। एक एक भारतीय अपने कर्तव्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा, पूरी निष्ठा से उसका पालन करेगा, तो भारत को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो फिर आप भी राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा के रूप में अपना एडवांस टैक्स समय पर जमा करवाएं। याद रखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एडवांस टैक्स की पहली किश्त 15 जून 2022 तक अवश्य जमा कराएं। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉयज या फिर वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनकी TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता।